ये है आज के टॉपिक, यहां से हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैकइवर तथा जो पेज ये विचारक हुए हैं, इन्होंने विवाह की लक्षण, विवाह की विशेषताएं, फीचर्स हैं, उनको दो भागों में बांट करके बताया है ना। विवाह की लक्षण, विशेषताएं या प्रकृति भी हम इसको कह सकते हैं, प्रकृति भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, फीचर्स इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो डिवाइडेशन यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ये मैंने नहीं किया हुआ है ना। आप सोचिए सर ने कर दिया अपने हिसाब से, मैंने नहीं किया। ये किया है मैकइवर तथा पेज, इन्होंने जो है परिवार के जो टोटल लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, उसको दो भागों में बांट करके उन्होंने बताया है, उनका एनालिसिस किया है। ये नाम बहुत ज्यादा बार बार आता है मैकइवर तथा पेज का सोशियोलॉजी में। इन्होंने जो है परिवार की जो विशेषताएं हैं, उनको दो हिस्सों में बांट दिया है, जिनका हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। एक तो सामान्य है, कॉमन, और विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, है ना। ये दो तरह की विशेषताएं उन्होंने बताई, किसने? मैकइवर तथा पेज। और अभी हमने इनके बारे में पढ़ा है कि इन्होंने परिवार की सबसे सटीक परिभाषा बताई है। अब ये क्या है, देखो दोनों का मतलब क्या है। सामान्य मतलब हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सभी जगह जितने भी परिवार हैं, उन सभी में इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको कह देते हैं सामान्य, कॉमन। विशिष्ट यानी स्पेसिफिक क्यों हम कह रहे हैं? ये कुछ ही जगह पाई जाती है, सब जगह नहीं पाई जाती विशेषताएं, इसलिए हम उनको कहते हैं स्पेसिफिक या विशिष्ट। ठीक है। हाँ, अब ये एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर टफ क्वेश्चन आता है तो पर्टिकुलर किसी एक लक्षण को उठा करके पूछ सकता है। जैसे इसमें आगे हम पढ़ेंगे विशेषताओं की, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, समझाइए। ये पहले ऐसे आते थे क्वेश्चन, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में भी था ये टॉपिक, विवाह, परिवार, नातेदारी। तो इस तरह के पहले क्वेश्चन आते थे कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, समझाइए। इस तरह के क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन अभी मेरे ख्याल से 1-2 साल इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। 1-2 साल में आप लोगों का सिलेक्शन ही हो जाएगा, तो टेंशन ही नहीं लेना, है ना। कौन वेट करेगा इतना। तो आएंगे, लेकिन अभी क्या है कि 4-5 साल तक सिलेबस चेंज होना नहीं है ना। तो 1-2 साल तो एकदम सीधे क्वेश्चन आएंगे, वो हेडिंग से, वहां से सिलेबस से उठा करके वो हेडिंग वो रख देंगे क्वेश्चन। लेकिन 2 साल बाद आप देखना ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने उस समय जब सोशलॉजी जुड़ा था, पब्लिक जुड़ा था, तो बताया था कि 1-2 साल तक ऐसे ही चलेगा। फिर धीरे धीरे जो है वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि अब सीधे क्वेश्चन कब तक पूछेंगे, फिर उनको अंदर जाके तो पूछना ही पड़ेगा ना। तो वही स्थिति यहाँ पर होने वाली है। तो अभी 1-2 साल में ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ये बात की चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें तो अब अभी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ये पूछ लेंगे कि भाई परिवार की सामान्य विशेषताएं लिखिए, या विशेष विशेषताएं लिखिए, या परिवार की विशेषताएं लिखिए, बस। तो आपको अगर 7 नंबर में पूछता है तो 7-8 आपको हेडिंग जो है, उन हेडिंग को ही जो है डिटेल में कर देना है, यानी एक लाइन में उसका विस्तार कर देना है। जैसे उसने पूछ लिया विवाह संबंध, अब विवाह संबंध केवल लिखेंगे तो क्लियर ही नहीं होगा उसको कि क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है। तो इसका एक्सप्लेन आपको करना है पॉइंट के रूप में, हेडिंग नहीं लिखना है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो फिर हेडिंग दे करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये अंतर होता है, मैंने कई बार बताया भी है, अभी लगातार ये चीज बता रहा हूँ।
7 मार्क्स और 10 मार्क्स, इन दोनों को लिखने में यही फर्क होता है। 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर हम लिखते हैं तो उसमें 2 लाइन, ज्यादा 3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना होता है। 2 लाइन मान लो, 3 भी नहीं। जब हम इसी को लॉन्ग क्वेश्चन में लिखते हैं तो 4 लाइन का हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है। 7 मार्क्स में हमें कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं होती है। उससे संबंधित अगर कोई नई चीज आपको पता चलती है, कोई नया अपडेट उसका आया है, तो वो आप जो है उसमें लास्ट में लिख सकते हैं कंक्लूजन के रूप में। कोई आप सुझाव देना चाह रहे हैं उसके संबंध में, कोई नया इनोवेशन आपके दिमाग में है, नवाचार, अभी हम पढ़ेंगे, नवाचार पढ़ ही रहे हैं उद्यमिता के अंतर्गत, है ना। कुछ नवाचार जो है आप करना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी आप करना चाह रहे हैं उसमें, तो आप उसमें 1 लाइन लिख सकते हैं लास्ट में। ये 7 मार्क्स की बात है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें आपको कंक्लूजन 2 से 3 लाइन का लिखना है ना। 3 से 4 लाइन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, और 2 से 3 लाइन का आपको कंक्लूजन लिखना ही होगा। और कंक्लूजन में नई चीज आपको डालना है, कोई नया इनोवेशन डालना है, कोई सुझाव डालना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक को अगर आपको मान लीजिए 10 मार्क्स में पूछ लिया गया, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो है साइड में ये विशेषताएं एक चार्ट के रूप में बता देंगे, जैसे मैंने भी इसके पहले बताई थी। इसके पहले जो स्लाइड थी उसमें अलग अलग मैंने एक ही चार्ट बना करके बताई थी, तो वो आप कर देंगे। और फिर इसमें खास खास जो पॉइंट हैं उनको डिस्क्राइब कर देना है, क्योंकि इसमें अगर देखेंगे तो लगभग 15-16 पॉइंट होंगे टोटल अगर देखे जाए विशेषताओं के लक्षण के। वो सारे पॉइंट आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, हमने बता दिए हैं कि ये सारे पॉइंट हैं, लेकिन डिस्क्राइब आपको मुश्किल से 8 से 10 ही करना पड़ेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा आप कर ही नहीं पाएंगे, स्पेस ही नहीं है, समय भी नहीं है। और डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बहुत शॉर्ट में आपको बताना है, मतलब वो क्लियर हो जाए, वो जो आप हेडिंग लिख रहे हैं वो हेडिंग एकदम क्लियर हो जाए, बस इससे ज्यादा आपको विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब बताना दोनों ही पड़ेंगे आपको। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाता है कि परिवार की विशेषताएं लिखिए, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अभी ऐसे ही आना है, 2 साल बाद ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। 2 साल में सिलेक्शन लेना है सभी को, है ना। हाँ, तो दोनों आपको लिखना है। सामान्य विशेषताएं पूछी जाती हैं तो क्लियर ही है, विशेष विशेषताएं पूछी जाती हैं तो क्लियर है, ठीक है। अब 7 मार्क्स में अगर पूछा जाता है तो 2 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन, मैंने परिवार का इंट्रोडक्शन आप लोगों को कल बताया था, लिखा भी दिया था, कई बच्चों ने लिख भी लिया था। वही इंट्रोडक्शन शॉर्ट में आपको तैयार कर लेना है तो 7 मार्क्स का हो जाएगा, है ना। एक इंट्रोडक्शन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तैयार कर लेना है, और एक 7 मार्क्स के हिसाब से तैयार करके रख लेना, उसी को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना, तो दोनों में आपको काम आएगा। तो परिवार का क्वेश्चन कैसा भी आए वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसे संस्कृति का एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लो, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, उसको आप यूज कर लो। परिवार विवाह का ऐसा इंट्रोडक्शन तैयार कर लो, उसको जो है वहां पर यूज कर लो। तो इस तरह से हमें तैयारी करना होती है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की, ठीक है। हाँ, तो मैंने परिवार की जो परिवार का इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया था, उसमें स्टार्ट मैंने कहां से किया था, मैंने ये बताया था कि जो परिवार है वो विवाह का परिणाम है ना। यहां से मैंने स्टार्ट किया था, परिवार विवाह का परिणाम है, मानव द्वारा आविष्कृत, निर्मित तथा विकसित विभिन्न संस्थाओं में परिवार सबसे आधारभूत तथा सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है ना, जो संस्कृति के प्रत्येक स्तर पर विद्यमान रही है। ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था। तो ये अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर, तो आप पूरी इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको 7 मार्क्स में लिखना पड़े तो फिर इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, चीजें वही रहेंगी, थोड़ा सा उसको कम करके हमें मैटर कम हो जाएगा और उसको वहीं को ही लिख देंगे। स्टार्टिंग वही है, परिवार विवाह का परिणाम है, मानव द्वारा विकसित विभिन्न संस्थाओं में परिवार
सार्वभौमिक आधारभूत संस्था, बस खत्म बात, हो गया इंट्रोडक्शन। उसमें बीच की कुछ चीजें हैं, लास्ट की जो लाइन है वो मैंने हटा दी है। तो ये हो गया आपका 7 मार्क्स के हिसाब से इंट्रोडक्शन। ठीक ऐसे आपको सीखना है, कैसे हम इंट्रोडक्शन डेवलप करें, बनाएं, ये आपको उसका तरीका सीखना है, क्योंकि आपके निबंध में ये बहुत काम आने वाला है। अदर सब्जेक्ट में भी काम आने वाला है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वहां पर भी आपको इंट्रोडक्शन तो वहां लिखना है, एथिक्स है वहां पर भी इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। और ये मौलिक होना चाहिए। मैंने कल भी बताया था कि इंट्रोडक्शन आप रट करके नहीं ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन चेंज हो जाता है, कंक्लूजन भी चेंज हो जाता है। क्वेश्चन की प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, तो ये होगी बात स्टार्टिंग, ऐसे करना। फिर ये हेडिंग्स है, इनमें आपको थोड़ा थोड़ा विस्तार कर लिखना है। विवाह संबंध, जो परिवार होता है वो विवाह संबंधों पर आधारित होता है ना। बिना विवाह के परिवार बन ही नहीं सकता। मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, लिव इन रिलेशनशिप का उदाहरण दिया था मैंने आप लोगों को, कि लिव इन रिलेशनशिप को विवाह की संज्ञा नहीं दी जाती है, दी जा सकती है ना। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, क्योंकि परिवार की जो डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी वो सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से पूछी जाएगी, तो आपको उसी एस्पेक्ट से उसको लिखना है ना। तो बिना विवाह के परिवार नहीं बन सकता है ना। और विवाह कैसे होता है? विवाह जो है रीति रिवाज से होता है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से होता है विवाह, तभी उसको विवाह की संज्ञा दी जाती है ना। विवाह का अलग से टॉपिक है। ठीक है, तो विवाह के द्वारा ही जो है परिवार का सृजन होता है ना। विवाह होता है, उसके द्वारा स्त्री तथा पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। फिर संतानोत्पत्ति होती है, फिर माता पिता और संतानें मिलकर के एक परिवार का सृजन करती हैं। ये है वैवाहिक संबंध के अंतर्गत मैटर, ऐसे लिखना है। आया समझ में? विवाह के द्वारा ही परिवार का सृजन होता है, इससे यौन संतुष्टि, संतानोत्पत्ति और संतानें माता पिता मिलकर के एक परिवार का सृजन करती हैं। बस इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। विवाह का एक स्वरूप होता है ना, फॉर्म ऑफ ए मैरिज। विवाह का एक स्वरूप होता है कि मतलब यहाँ पर यह है कि हर समाज में, अलग अलग समाजों में विवाह का के अलग अलग स्वरूप प्रचलित है। ये विवाह के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, पढ़ा होगा वैसे तो, विवाह टॉपिक पहले से ही था और इस बार क्वेश्चन भी बहिर्विवाह का पूछ लिया उसने, है ना। अलग अलग स्वरूप कैसे होते हैं? एकल विवाह होता है, बहु विवाह, फिर बहु विवाह के अंतर्गत 3 कैटेगरी होती हैं, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह, है ना। ये कैटेगरी है, आपने पढ़े होंगे। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। एकल विवाह और इसको कहते हैं बहु विवाह। है ना, मोनोगेमी, पॉलीगेमी इंग्लिश में इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत फिर बहुपत्नी, पॉलीएंट्री बोलते हैं, बहुपति को पॉलीएंट्री और पॉलीगेमी। और एक होता है समूह विवाह, समूह विवाह, जेनोगेमी इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब समझते ही हैं। एकल विवाह में फिर टाइप्स आ जाते हैं, है ना। क्रमिक एकल है, केवल एकल विवाह होता है। तो वो विवाह में डिटेल में आपने पढ़ा होगा, वैसे इसकी पढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो सब जितने भी परिवार होते हैं उनमें सब में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, है ना। जैसे बहुपति विवाह है तो बहुपति विवाह टोडा है, खस है, नायर जनजाति है ना। तो इनमें बहुपति विवाह चलता है। बहुपत्नी विवाह में ज्यादातर बहुपत्नी विवाह है, लेकिन बहुपति जो विवाह है वो कुछ खास समाज है, 4 समाज है केवल। ऐसे 4 समाज है इंडिया में जहां पर बहुपति विवाह का प्रचलन होता है। उसमें टोडा है,
खासी है, गारो है, खस है, देहरादून की खस है, टोडा जो है तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी में रहते हैं, है ना। खासी गारो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियां हैं। तो ये 4 ऐसे समाज हैं जहां पर बहुपति विवाह प्रचलित है। बहुपति का मतलब समझते हैं आप लोग, है ना। बहुपति का मतलब एक जो स्त्री है एक से ज्यादा पुरुषों से विवाह करती है उसको बोलते हैं बहुपति विवाह। जैसे उनका क्या नाम महाभारत में लेख आता है ना द्रौपदी का, वही है बहुपति विवाह। तो लेकिन इंडिया में बहुपति विवाह बहुत लिमिटेड है, कुछ ही समाजों में है। तो वहां पर मैंने उस समय जब सोशियोलॉजी पढ़ाया था तो उसमें भी उसका जिक्र किया था। क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, जैसे टोडा जनजाति है तो इसमें अब प्रॉब्लम आती है कि भाई पिता का निर्धारण कैसे होगा। समस्या है भाई, एक से ज्यादा पति हैं तो पता नहीं चल पाएगा कि बच्चा किसका है ना। संतान जो है उसके पिता कौन है इसके संबंध में बहुत प्रॉब्लम आती है ना। तो टोडा जनजाति में एक प्रथा चलती है उसको बोलते हैं पुरसुत पिमी। आपको प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्री में, क्योंकि आजकल वो भारत का कला प्रारूप करके आ गया है भारतीय संदर्भ में। जनजातियों क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि जनजातियां हर जगह जनजातियों का उल्लेख सिलेबस में किया गया है ना। तो आपको प्री में पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है पुरसुत पिमी क्या है। पुरसुत पिमी, पुरसुत पिमी ये वर्ड टोडा जनजाति में आता है। टोडा जनजाति जो है उसमें पिता के निर्धारण की एक व्यवस्था चलती है। पिता का निर्धारण कैसे होगा इसकी एक प्रथा चलती है जिसको कहते हैं पुरसुत पिमी, है ना। मतलब पुरसुत पिमी का संस्कार है ये। टोडा जनजाति में पुरसुत पिमी का संस्कार होता है। तो जो पति ये संस्कार करेगा वही जो है बच्चे का पिता कहलाएगा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, जैविक दृष्टि से कोई भी पिता हो सकता है, जैविक दृष्टि से हो सकता है कोई दूसरा पिता हो, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टि से पिता वही होगा जो ये संस्कार करेगा। इसमें ये होता है कि बच्चे गर्भ में जो बच्चा है 5 महीने का हो जाता है तो जो है एक संस्कार ये करना होता है कि जो पुरुष पति है वो जो है पत्नी को जो है तीर धनुष कमान देता है। तो ये एक संस्कार है। तो उसी को जो है उसका पिता वास्तव में माना जाता है। जैविक दृष्टि से पिता चाहे कोई भी हो सकता है, 4-5 में जो भी पति है, इसको कहते हैं पुरसुत पिमी। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आए प्रेमी तो ध्यान रखना है। टोडा जनजाति में प्रचलित है, किस जनजाति में प्रचलित है ऐसा क्वेश्चन कभी आ सकता है और किससे संबंधित है। तो ये बहुपति विवाह की बात करें। बहुपत्नी विवाह तो खैर ज्यादातर चलते हैं, है ना। मुसलमानों में बहुपत्नी विवाह कॉमन है ना। 4 शादियां करना उनके लिए वैध माना जाता है। समूह विवाह का मतलब होता है कि 2 समूह हैं, एक पूरे समूह के जो पुरुष हैं उनका विवाह दूसरे समूह की स्त्रियों से हो जाता है। तो एक समूह के सारे पुरुष दूसरे समूह की सभी स्त्रियों के पति हो जाते हैं, इसको बोलते हैं समूह विवाह, है ना। तो ये इस तरीके से विवाह का एक स्वरूप। इसके बाद वंश नाम की एक व्यवस्था, सभी में वंश नाम की व्यवस्था। वंश करके आपके सिलेबस में एक टॉपिक भी दिया गया है, वंश गोत्र करके लिनेज करके ये टॉपिक दिया हुआ है, इसमें इसको कहते हैं। ये टॉपिक है, हम इसको पढ़ेंगे आगे। छोटा टॉपिक है, हालांकि बड़ा टॉपिक नहीं है। तो वंश नाम की एक व्यवस्था, हर समाज में हर परिवार में वंश नाम की एक पद्धति होती है, व्यवस्था होती है ना। जैसे पितृवंशी परिवार होते हैं, मातृवंशी परिवार होते हैं। पितृवंशी परिवार जो होते हैं वहां पर जो वंश का निर्धारण होता है वो पितृपक्ष से होता है, यानी उसमें पिता का नाम चलता है। मातृवंशी जो परिवार होते हैं वहां पर जो है पिता का जो निर्धारण होता है वो मातृपक्ष से चलता है। जैसे नायर जनजाति है, मालाबार केरल की जो नायर जनजाति है वो मातृवंशी है। तो वहां पर जो है जो भी डिसाइड किया जाता है वंश का निर्धारण, यानी बच्चे का जो नाम है वो जो है माता की ओर से चलता है। माता का नाम दिया जाता है, भाई ये उस स्त्री की संतान है। और फिर मातृवंशी के साथ साथ मातृ सत्तात्मक व्यवस्था भी होती है, मातृ स्थानीय भी उसको माना जाता है। ये तीनों चीजें कॉमन है।
जैसे पितृ सत्तात्मक, पितृवंशी, पितृस्थानी, पितृमार्गी, ये जो है संबंधित चीजें हैं। ऐसी मातृपक्षी, मातृ सत्तात्मक, मातृस्थानीय, मातृवंशीय, है ना, मैट्रियार्कल इंग्लिश में कहते हैं, पैट्रियार्कल इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये वंश नाम की व्यवस्था है। हर समाज में एक व्यवस्था चलती है कि उसमें डिसाइड किया जाता है कि वंश का निर्धारण कहां से होगा, मातृपक्ष से होगा या पितृपक्ष से होगा। मातृपक्ष से मतलब माता की ओर से उनको माना जाता है, माता का नाम उसमें लिया जाता है। माता के बाद जो है जो उत्तराधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, वो स्त्री को मिलता है, उसकी लड़की को मिलता है, बड़ी लड़की। अब फिर वो समाज में डिसाइड कर लिया जाता है किसको मिलेगा या बटेगा, जैसा भी। और पितृवंशी जो परिवार है वहां पर सत्ता का जो निर्धारण है, संपत्ति का जो बंटवारा है, संपत्ति का जो अधिकार है वो बेटे को मिलता है ना। तो इस तरीके से ये व्यवस्था चलती है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का मतलब ये है कि जो परिवार के सदस्य हैं उनके भरण पोषण के लिए एक व्यवस्था होती है, एक आजीविका होती है। हर परिवार की अपनी अलग आजीविका होती है। वो परिवार जो है उसके आधार पर जो है अपने परिवार का भरण पोषण करता है ना। एक सामान्य निवास पाया जाता है ना, कॉमन हैबिटेशन। सामान्य निवास का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो जो है जो परिवार के सदस्य होते हैं एक जगह एक साथ निवास करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक सामान्य निवास, है ना। तो ये इस तरह से कॉमन फीचर्स मैंने बताए हैं। ये हैं अब स्पेसिफिक फीचर, विशेष विशेषताएं हैं। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता का मतलब यहाँ पर यह है कि परिवार सभी जगह पाए जाते हैं, हर समाज में परिवार उपस्थित होते हैं, विद्यमान होते हैं। यहाँ तक कि जो है जो पशु हैं उनमें भी परिवार पाए गए हैं, ऐसा कहना है ना। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि व्यक्तियों में तो परिवार विद्यमान होते ही हैं, पाए जाते ही हैं, है ना। पशुओं में भी परिवार पाए गए हैं। मैंने अभी जैसा जिक्र किया था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। ये क्वेश्चन भी आगे आएगा, मैंने भी जिक्र किया था। तो सार्वभौमिक संस्था क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यही है कि जब से व्यक्ति का जन्म हुआ है, पशुवत अवस्था से लेकर के आज तक परिवार हमेशा विद्यमान रहे हैं। कहीं कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं हमने देखी है जब परिवार ना रहे हों। ये दो चीजें मैंने स्टेटमेंट भी आप लोगों को बताए थे। मेलिनोवस्की का एक स्टेटमेंट है इस संदर्भ में, रेडक्लिफ ब्राउन का भी स्टेटमेंट है ना। मेलिनोवस्की ने कहा है कि परिवार एक ऐसी संस्था है जिसको व्यक्ति पशुवत अवस्था से साथ लेकर के आया है। ये मेलिनोवस्की का स्टेटमेंट है। मतलब पशुवत अवस्था से लेकर के अब तक जो है व्यक्ति अपने साथ इसको लेके चल रहा है, ये मेलिनोवस्की का कहना है। रेडक्लिफ ब्राउन इन्होंने कहा है कि संस्कृति का कोई भी ऐसा समय नहीं रहा है जब परिवार विद्यमान ना रहा हो। मतलब संस्कृति के हर स्तर पर परिवार की विद्यमानता रही है। ये मेलिनोवस्की ऐसा कहते हैं। मैंने एक और नाम बताया था आप लोगों को, मर्डाक। मर्डाक एक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया। इनका कभी क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखें, है ना। तो उन्होंने जो है सार्वभौमिकता को लेकर के अध्ययन किया था, है ना। परिवार की सार्वभौमिकता के संबंध में सबसे व्यापक जो अध्ययन माना जाता है वो मर्डाक का माना जाता है ना। कभी ध्यान रखें, इस तरह क्वेश्चन आए, तब क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है 2 नंबर में कि परिवार की सार्वभौमिकता के विषय में सबसे व्यापक अध्ययन किस विद्वान का माना गया है, किस समाजशास्त्री का माना गया है, तो मर्डाक का माना गया है। क्यों ऐसा हम कहते हैं? क्योंकि इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया है। एक बड़ा अध्ययन माना जाता है ना। 250 समाजों का अध्ययन इनका रहा है। मर्डाक है। और उन्होंने ये पाया कि मतलब जितने समाज थे, जितने समाजों का अध्ययन किया, उसमें कोई ऐसा समाज नहीं था जहां पर परिवार विद्यमान नहीं था, परिवार की विद्यमानता नहीं थी। ऐसा कोई भी समाज उनको देखने में नहीं मिला है। ठीक है, तो ये है
सार्वभौमिकता का मतलब आ गया समझ में। दूसरा है भावनात्मक आधार, ये भी क्लियर है। इमोशंस रहते हैं बहुत ज्यादा, जो भी परिवार के सदस्य होते हैं वो इमोशनल तरीके से भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। परिवार में सहयोग की भावना होती है, दया की भावना होती है, करुणा की भावना होती है, सहिष्णुता की भावना होती है। ये सारी भावनाएं जो है परिवार के अंदर होती हैं, परिवार के सदस्यों में होती हैं, और इनके जरिए सभी सदस्य आपस में जुड़े रहते हैं, हमेशा बंधे रहते हैं। ठीक है, इसलिए परिवार का विघटन जो है, परिवार टूटना बहुत मुश्किल होता है। बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत मुसीबतें हैं, तब कहीं जाकर के परिवार टूटता है। अभी हम आगे इस पर और बात करेंगे। रचनात्मक प्रभाव, मैंने इसमें भी एक स्टेटमेंट बताया था, हर उसके कुछ ना कुछ स्टेटमेंट है। इतने सारे स्टेटमेंट उन्होंने दे दिए हैं, वो तो दे के निकल गए। टेंशन तो यहाँ हो रही है, आप लोगों को हो रही है, हमें हो रही है। ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों को बताना पड़ता है, बच्चों को याद रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल वो वहां से उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी तो कुछ भी नहीं, जब ये सब्जेक्ट हुआ करते थे तब तो स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, स्टेटमेंट दे दिया और उसको डिस्क्राइब करना, किसी विचारक का स्टेटमेंट दे करके उसको डिस्क्राइब करना पड़ता था। पहले तो मैंने एक बार बताया कि पहले 2014 के पहले जो पैटर्न था उसमें मिनिमम वर्ड लिमिट 200 थी। मिनिमम वर्ड लिमिट 200 थी और अधिकतम थी 600। तो 600 वर्ड में लिखना पड़ता था, 6-6, 7-7 पेज लिखना पड़ता है। अब तो खैर वो स्पेस दे दिया उन्होंने, पहले तो ऐसा होता नहीं था। कॉपी भरे जा रहे हैं बच्चे, भरे जा रहे हैं, है ना। मतलब बहुत ज्यादा लिखते थे तब नंबर मिलते। वो कॉलेज जैसा होता था, कॉलेज जैसी कॉपी भी चेक होती थी। लेकिन अब जो है पैटर्न अच्छा कर दिया, और आजकल मतलब पढ़ाने वाले को भी अच्छा हो गया। ये देखो हो गया पीपीटी। हम तो उस समय ये कुछ भी नहीं था, हमने तो व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया, ब्लैक बोर्ड में सॉरी पहले पढ़ाया, फिर व्हाइट बोर्ड आए, अब ये आ गए। तो इसमें पढ़ाने वाले को बहुत सुविधा रहती है। हम तो पहले जब मैं पढ़ाता था तो पूरा 600 वर्ड्स का क्वेश्चन, ये लोग पढ़े हुए कुछ बच्चे बैठे हैं, पूरा 600 का तो पूरा 600 वर्ड का क्वेश्चन जो है मैं पूरा खड़े खड़े लिखाता था बिना देखे, विथ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। पूरा क्वेश्चन मतलब 6-7 पेज का था, बिना देखे, बिना कोई नोट्स की, बिना कोई बुक के पूरा लिखाता था। तो उसमें ये थोड़ी होते थे कि पीपीटी से देख लो और एक्सप्लेन करोगे, तो बहुत इजी काम हो गया। हालांकि इसको बनवाने में थोड़ा लगता है, लेकिन अब वो चीज नहीं रही जो पहले थी। पूरा हम तैयार करके जाते थे, पूरा लेक्चर तैयार कर, एक कुछ भी हेल्प नहीं। यहाँ तो ये रहता है कि चलो ये लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करना। ये 2014 की पहले की बात बता रहा हूँ, जब सब्जेक्ट चलते थे। पूरा पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी भी रहता था, जीएस। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है हम ऐसे खड़े खड़े पूरे लिखवाते थे, एक एक लिखवाते थे। ना तो उस समय टाइपिंग का कोई था, जो बच्चे अच्छी जिसकी राइटिंग रहती थी फिर उसकी फोटो कॉपी करा के दूसरों को दिलवाते थे। ये पहले की बात है, अब बहुत चेंज आ गया। हाँ, तो रचनात्मक प्रभाव, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अरस्तु जो विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जो परिवार होता है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। ये अरस्तु का स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार को किसने कहा है? तो ये कहा है किसने? अरस्तु ने कहा है ना। अरस्तु का एक फेमस स्टेटमेंट है। तो ये कभी आपको पूछ सकता है, कभी प्री में भी पूछ ले, क्योंकि प्री में आजकल स्टेटमेंट दे रहे हैं वो, और मेंस में तो 2 नंबर में पूछ ही सकता है, आ ही रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रचनात्मक प्रभाव के अंतर्गत ये चीज हम बताते हैं कि परिवार का जो प्रभाव होता है समाज सदस्यों पर, एक रचनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है। और परिवार जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बहुत सहायक होता है ना। परिवार जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। जिस तरह का परिवार का वातावरण होता है वैसा ही व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर परिवार में जो है हंसी खुशी का माहौल है, एक दूसरे के साथ प्रेम है, तो बच्चा खुशहाल पैदा होगा। यहाँ तक कि जो है ये भी होता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब भी उसका असर दिखाई देता है ना। जब बच्चा गर्भ में पलता बढ़ता है
तब भी जो है ऐसा कहा जाता है कि उस पर असर होता है परिवार का। मतलब बाद में तो होता ही है, पेट में बच्चा है, गर्भ में है, तब भी होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब गर्भवती होती है महिला तो अच्छी अच्छी फोटो जो है उनको दी जाती है, भाई उनको देखो आप, है ना। जहाँ पर महिला रहती है तो उसके कमरे में फोटो अच्छी, मतलब अच्छी खूबसूरत बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की खूबसूरत फोटो जो है लगाई जाती है कि उनको देखेंगे तो बच्चा खूबसूरत होगा, है ना। ऐसा कहा जाता है और करते भी है लोग, है ना। तो ये रचनात्मक प्रभाव है। जिस तरह का माहौल, जिस तरह का वातावरण परिवार का होता है, वैसा ही परिवार का जो परिवार के जो सदस्य होते हैं वैसा उनका व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी वैसी रहती है। अगर जो है डिस्ट्रक्टिव जो है माहौल है, नकारात्मक माहौल है परिवार का, तो बच्चे डिस्ट्रक्टिव पैदा हो जाते हैं। चोरी डकैती ये जो करते हैं तो ये कहीं ना कहीं परिवार के माहौल की वजह से होता है ना। तो ये है रचनात्मक प्रभाव के बारे में। सीमित आकार, परिवार का आकार सीमित होता है। सीमित क्यों होता है? क्योंकि ये रक्त संबंधों तथा विवाह संबंधों पर आधारित है। समझ गए ना। जैसे कोई संगठन, अब संगठन का आकार सीमित क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो है कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है। अब यहाँ पर थोड़ी बन सकता है, यहाँ पर जो रक्त संबंधी है, विवाह संबंधी है, वही सदस्य बनेगा। एक ये कारण है सीमित आकार होने का। हर कोई परिवार का सदस्य बन ही नहीं सकता है। रक्त संबंधी, विवाह संबंधी यानी पति पत्नी। रक्त संबंधी मैंने कल बताया था आप लोगों को। रक्त संबंधी कौन होते हैं? माता पिता, उसकी संतानें, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, ये रक्त संबंधी होते हैं। ये आपको जो है नातेदारी में पढ़ना है, ये नातेदारी के अंतर्गत चीजें आती हैं। इनसे पढ़ेंगे तो वो उसके अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे, यही चीज आएगी। ठीक है। तो सीमित आकार होने के 2-3 कारण है। एक कारण है कि ये रक्त संबंधी, विवाह संबंधी होते हैं। दूसरा कारण ये है कि व्यक्ति हमेशा तो जी नहीं सकता है, उसको तो मरना पड़ेगा, मरना तो पड़ता है। तो वो व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका स्थान लेने के लिए नए लोग जन्म लेते हैं। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये जो है पॉपुलेशन कंट्रोल इसलिए तो होती है। आप सोचो, अगर व्यक्ति मरे नहीं और बच्चे जन्म ले रहे हैं तो क्या हो? कल्पना करो कि बच्चे अगर जन्म तो ले रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे, अमर हो गए। पहले जो चलता ना, अमर हो गया वो, है ना। उसको वरदान मिल गया कि वो अमर है, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है ना। तो ऐसा अगर किसी को हो जाए तो फिर क्या हो? तो जनसंख्या तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, है ना। तो यहाँ पर जो है यही है कि भाई मरना सबको है ना। कोई जल्दी मर जाएगा, कोई थोड़ा सा लेट मरेगा, मरना सबको है। तो जो मरते हैं उनका स्थान लेने के लिए दूसरे लोग पैदा हो जाते हैं। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहता है। तो ये एक कारण हो गया। तीसरा कारण ये है कि परिवार का विघटन भी होता है ना। जैसे अलग हो जाते हैं, दूसरा परिवार मूल परिवार, जैसे संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार से मूल परिवार बनते हैं, एकाकी परिवार बन जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम। औद्योगिकरण का प्रभाव उसमें आएगा। ये एक टॉपिक आपके इसमें दिया हुआ है, परिवार पर औद्योगिकरण का प्रभाव, चौथी यूनिट में, तो उसको हम पढ़ेंगे वहां पर। तो बहुत सारे कारक हैं जिससे जो है परिवार विघटित होते जाते हैं, परिवार अलग हो जाते हैं। कुछ लोग जो है अपना अलग परिवार बना लेते हैं। तो ये तीसरा कारण है ना। परिवार के सीमित आकार के मैंने 3 कारण बताए हैं। एक कारण मैंने बताया है कि परिवार जो होता है उसमें रक्त संबंधी होते हैं और विवाह संबंधी होते हैं, और कोई संबंधी तो हो नहीं सकता है। दूसरा, व्यक्ति जो है मरता है और जन्म लेता है, इसी प्रोसेस चलती रहती है। तीसरा मैंने बताया है कि परिवार से लोग अपना अलग, एक जो बड़ा परिवार है उससे जो है एक अपना अलग परिवार बना लेते हैं। तो इस तरीके से वो सीमित हो जाता है। संयुक्त परिवार जो होता है, विस्तृत परिवार जो होता है, उसी से जो है एकल परिवार निकल करके अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है परिवार का हमेशा आकार जो होता है सीमित होता है। अपेक्षाकृत मतलब कोई संगठन है, कोई समिति है, संघ है, कभी हम आगे पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके दिए हुए सिलेबस में, समुदाय है, संस्था है, समिति, टॉपिक दिए गए हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों थोड़ा सा फर्क है। तो ये आगे समझ में, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है किसकी? परिवार की। ठीक है। परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है, यानी परिवार से ही जो है
समाज बनता है, समुदाय बनता है, संगठन बनती है, समिति बनती है, मतलब जो सामाजिक संरचना उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसमें सबसे मूल जो इकाई है वो है परिवार। आई बात समझ में? समाज की ये सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक जो संरचना है, सबसे मूल इकाई होती है परिवार। मैंने कल बताया था कि विवाह होता है, विवाह होने के बाद जो स्त्री पुरुष होते हैं वो गृहस्थ हो जाते हैं। ये बताया था मैंने, विवाह होगा तो वो गृहस्थ कहलाएंगे, हाउस होल्ड उनको इंग्लिश में कहते हैं। फिर जब उनकी संतानें हो जाएंगी तो वो परिवार बन जाएगा, ठीक है। और वही परिवार समाज का रूप ले लेगा, बड़ा हो जाता है तो समाज हो जाता है। समाज से ही जो है आगे राज्य, राष्ट्र का निर्माण होता है ना। तो हम ऐसे उसको बता सकते हैं। देखिए ऐसे इसको यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, परिवार ऐसे, समाज ऐसे, राज्य, राष्ट्र, ये हम डायग्राम बता सकते हैं। परिवार हो गई मूल इकाई, सबसे नीचे परिवार है। और अगर हम देखें तो गृहस्थ हो जाता है, फिर वो तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसमें परिवार मूल इकाई इस तरह से मानी जाती है, क्योंकि परिवार से ही जो है समाज बनता है, फिर समाज राज्य का निर्माण करता है, फिर राज्य जो है राष्ट्र का निर्माण करता है। इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। तो यहां तक क्लियर हो गया ये। इसमें मैंने एक स्टेटमेंट बताया था कि जो परिवार, जो समुदाय होता है वो परिवारों का संघ होता है। ये भी अरस्तु का स्टेटमेंट। समाज जो होता है, समाज या समुदाय जो होता है वो क्या होता है? वो परिवारों का संघ होता है, यूनियन ऑफ फैमिली। कम्युनिटी इज ए यूनियन ऑफ फैमिली। परिवारों का संघ है, समुदाय परिवारों का संघ है। ये जो है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, ये भी अरस्तु का स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं सदस्यों का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी का कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व जरूर होता है ना। जैसे जो परिवार का मुखिया है उसका उत्तरदायित्व होता है कि वो सभी की समस्याओं का ध्यान रखे, उनका पालन करे, सभी की आवश्यकताओं को पूरा करे, है ना। बाकी जो सदस्य होते हैं उनकी स्थिति के हिसाब से उनको दायित्व सौंपा जाता है और सभी अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इससे जो है परिवार में संगठन, परिवार में यूनिटी बनी रहती है। इससे परिवार स्थायित्व रहता है परिवार में, है ना। अगर कोई व्यक्ति, अब आप देखते होंगे लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? परिवार में जो कलह होती है वो इसलिए होती है कि सभी अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं, है ना। कई लोग पड़े रहते हैं घर में, कोई काम नहीं करना है ना। परिवार पर बोझ बने रहते हैं। तो अब बोझ बनेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी, दूसरे लोग ऑब्जेक्शन लेंगे। अगर सभी लोग अपने दायित्वों का समुचित ढंग से निर्वहन करें, जो भी उनको दायित्व सौंपा गया है उसका अगर निर्वहन वो करते रहें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं है ना। तो परिवार के सदस्य अगर दायित्व का निर्वहन करते हैं तो परिवार में स्थायित्व रहता है, स्टेबिलिटी रहती है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है सामाजिक नियंत्रण या नियमन, है ना, सोशल रेगुलेशन। समाज में प्रथाएं रहती हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, समाज के जो नियम हैं, समाज की जो रूढ़ी हैं, है ना, परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ी ये जो होती है समाज की, उनके द्वारा समाज के सदस्य, परिवार के जो सदस्य होते हैं उन पर नियंत्रण रखा जाता है ना। परिवार जो है समाज पर नियंत्रण रखने का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर आप सोचो विवाह नहीं होता है तो उतना कंट्रोल बच्चे पर नहीं रहता है ना। तो विवाह जो होती है ना, जैसे वो बैल जो रहता है उस पर नाथ, जैसे बैल पहले रहता है, हालांकि आजकल बैल वैसे तो रहते नहीं है, छुट्टा छुट्टा सांड रहते हैं। पहले जब इससे हल गाड़ी वगैरह में उनको जोतते थे, है ना, तो उस समय जो है उसको नाथ डाली जाती थी,
है ना, नाथ इससे डाल के ऐसे उसको यहाँ पे बांध देते थे। तो वही फर्क है, मतलब विवाह से पहले और विवाह के बाद में यही फर्क है। विवाह के पहले की स्थिति और बाद की स्थिति, है ना। तो ये नियंत्रण है, मतलब नाथ डल जाती है, वही नियंत्रण है ना। समाज की जो परिवार की जो समाज की जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ी हैं, उनके द्वारा जो है नियंत्रण स्थापित किया जाता है। वो जो है कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकता है, इधर उधर करेगा तो तुरंत ऑब्जेक्शन होगा, है ना। तो ये एक जो है हमेशा डर रहता है व्यक्ति को कि समाज क्या कहेगा। ये कहते हैं ना, समाज क्या कहेगा। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं गलत तो समाज तुरंत जो है उस पर उंगली उठाता है ना। आपको अगर समाज में रहना है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको परिवार से निकाल दिया जाएगा, समाज से निकाल दिया जाएगा। कई गांव में तो ये होता है कि मतलब उसका बहिष्कार कर देते हैं, उसको कहीं बुलाते नहीं है, उसके यहाँ कोई जाता नहीं है। तो आप सोचो कि क्या होता होगा। तो यही नियंत्रण है, ये सब, ये बहुत बड़ा डर है। उसके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसकी कोई पूछ नहीं है, उसको कहीं बुला ही नहीं रहे, उसके यहाँ कोई फंक्शन हुआ कोई गया नहीं, तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। अब सोचो आप, कोई गया नहीं, पैसा खूब है सब। तो ये यही तो नियंत्रण है, सामाजिक नियंत्रण यही होता है। और हमारे यहाँ कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ कानून अधिनियम है, इनके द्वारा विवाह परिवार की जो संस्था उस पर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे विशेष विवाह अधिनियम है 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ 2005 में। तो ये सारे हमारे इंडिया में ये अधिनियम किस लिए बने हुए हैं? विवाह तथा परिवार रूपी जो नामक जो संस्था है उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति, अभी मैंने बात की थी। परिवार को स्थायी भी हम कह सकते हैं और अस्थायी भी कह सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से, है ना। अब यहां से देखो क्वेश्चन बनेगा आगे, परिवार की प्रकृति स्थायी है या अस्थायी है, बताइए, व्याख्या कीजिए या उसको तर्क से समझाइए, है ना। परिवार को हम स्थायी भी कह सकते हैं और अस्थायी भी कह सकते हैं। देखो ये चीजें क्या है कि आप अगर ये सब पॉइंट आपको मिल जाएंगे, किताबों में सब मिलेंगे, कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि इनको समझना जरूरी है। आप जब तक इनको समझेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज क्या है, रटी नहीं जा सकती। ये रट सकते हैं लेकिन उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको समझना पड़ेगा, और वहां से कभी क्वेश्चन उठा लिया गया तो फिर प्रॉब्लम होना ही होना है। ठीक है। तो स्थायी हम क्यों कह रहे हैं? तो परिवार एक संस्था के रूप में तो स्थायी है। जब हम स्थायित्व की बात करते हैं तो स्थायित्व किस रूप में कहते हैं? एक संस्था के रूप में, क्योंकि परिवार एक संस्था है। तो परिवार मानव के उद्भव काल के पहले से ही विद्यमान रही है और आज भी विद्यमान है, तो ये संस्था के रूप में तो स्थायी हुई। लेकिन अगर सदस्यों की दृष्टिकोण से देखें तो इसको हम अस्थायी भी कह सकते हैं। ठीक है। दो दृष्टिकोण है, स्थायी और अस्थायी कहने के दो अलग अलग दृष्टिकोण है। संस्था के रूप में यह एक स्थायी संस्था है, सामाजिक संस्था है। क्यों? क्योंकि ये मानव के उद्भव काल से तो चली रही, उसके पहले से भी विद्यमान। जैसे मेलोवस्की ने कहा है कि पशुवत समय से व्यक्ति जो है इसको साथ में लेके आया है और अभी लिए हुए है। मेलोवस्की कैसा कहना है ना। तो मतलब मानव का उद्भव जब नहीं हुआ था उसके पहले से ही परिवार विद्यमान है और अभी भी है। तो ये संस्था के रूप में स्थायी हो गया परिवार। लेकिन अस्थायी किस रूप में है? सदस्यों के दृष्टिकोण से अस्थायी है। कैसे? अगर व्यक्ति मान लीजिए पति पत्नी है, उनका तलाक हो गया तो उस परिवार का विघटन हो जाएगा। परिवार अलग हो गया एक, तो परिवार का विघटन हो गया। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार विघटित हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाता है ना। अभी जैसे कोरोना में आप देखो, इसका एग्जाम्पल है, आप तो कोरोना का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं अस्थायी प्रकृति को लेकर के। नया एग्जाम्पल यहाँ पे भी नया एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, है ना। कोरोना काल में कई परिवार नष्ट हो गए, हुए कि नहीं हुए? आप के सामने कुछ उदाहरण होंगे, निश्चित रूप से होंगे, मेरे सामने भी हैं।
परिवार के परिवार नष्ट हो गए, कई परिवारों में तो सिंगल एक बच्चा बचा, कुछ ही लोग बचे या कुछ भी कोई भी नहीं बचा। ये हुआ है कोरोना काल में, इतनी बड़ी त्रासदी हमने देखी है। तो ये इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हैं, कोरोना काल में कुछ परिवारों का नष्ट, ये अस्थायी प्रकृति के एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हैं। आया समझ में? तो अगर हम सदस्यों के हिसाब से देखें तो ये परिवार क्या है, एक अस्थायी प्रवृत्ति इसकी पाई जाती, प्रकृति पाई जाती है, लेकिन संस्था के रूप में ये स्टार्टिंग से अभी तक विद्यमान रही है, तो ये स्थायी है। ठीक है, ऐसे हम इसको कह सकते हैं संस्था के रूप में। ठीक है, सदस्यता के रूप में ये कलर दिख रहा है, पीछे दिख रहा है ना? ठीक, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? टाइम भी हो गया, चलो कल करेंगे ना, टाइम हो गया, नहीं तो फिर वो लेट हो जाएगी क्लास। ठीक, इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। इसमें क्या है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बतानी रहती, नहीं तो क्या है कि एक एक वो बता के ये हो गया, ये हो गया, हो गया, तो 5 मिनट में पूरे आपके ये बताया, लेकिन एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। परिवार का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बहुत वैसे एकदम टेक्निकल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक एक लाइन को, एक एक हेडिंग को डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी होता है। कभी आपको टफ क्वेश्चन पूछ ले, कोई अंदर से क्वेश्चन पूछ ले, तो आप कर पाएंगे। सीधी सीधी क्वेश्चन तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, है ना। बाकी अभी ये टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें समय ज्यादा लग रहा है और लगना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ये मान के चलो कि हो सकता है कि तीनों फॉर्मेट में पूछे, 2 नंबर में पूछ रहा है, पता चला उसी का क्वेश्चन 7 नंबर में पूछ रहा है, 10 नंबर में पूछ रहा है, मतलब तीनों में पूछ सकता है। बाकी कहीं ना कहीं तो आना ही आना है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन तो इसका आना ही आना है। तो इसको हमें बहुत अच्छे ढंग से करना है। फिर जैसे वंश है, गोत्र है, ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, तो 7 मार्क्स के हिसाब से हैं, फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा टॉपिक्स में, इसमें समय ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो आगे कल हम चर्चा करेंगे।